अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 7 एसएसटी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको हम इसका PA2 का सिलेबस बता देंगे। तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए, आपको सिलेबस बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है और टिक भी करा रखा है, तो आप भी इसे टिक कर लिएगा, मार्क कर लिएगा। हिस्ट्री में आपके PA2 में बच्चों 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और ज्योग्राफी में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं PA2 में, चैप्टर 16 और चैप्टर 17। मगर अगर हम ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 6 और 7 ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसका चैप्टर 16 और चैप्टर 17, इसमें भी 2 चैप्टर। और सिविक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 25 और चैप्टर 26, ठीक है। तो जिसमें हम बच्चों ज्योग्राफी कर रहे थे, ज्योग्राफी में हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है 16, जो हमने पार्ट 7 में किया था। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा ये चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 7 में हमने चैप्टर 16 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने अगला चैप्टर स्टार्ट किया था PA2 का, चैप्टर 17 जो है हमारा ज्योग्राफी का, ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो बच्चों पिछली बार हमने आपको बताया था कि हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमने पार्ट 8 करा दिया था उस दिन, और पार्ट नंबर 9 जो हमारा बाकी था वो आज हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा पार्ट नंबर 9 भी हो जाएगा। तो पेज नंबर 118 पहले ओपन कर लिए, स्टार्टिंग जहाँ से हुई है हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। तो पेज नंबर 118 ओपन करिए और देखिए बच्चों, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना पार्ट नंबर 8, डेट भी बताई थी हमने। पार्ट नंबर 8 हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी चैप्टर नंबर 7 के स्टार्टिंग में। और हमारा ये कंप्लीट कहाँ पर हुआ था? कंप्लीट हुआ था हमारा पेज नंबर 122 पर। कहाँ पर? पेज नंबर 122 पर हमारा पार्ट नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने कहा था यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 8 कंप्लीटेड। आपको हमने ये सब पार्ट नंबर 8 की जो वीडियो थी उसमें बताया था, और हमने यहाँ सब लिखवाया भी था। और हमने ये भी कहा था बच्चों, वाटरवेज हम पार्ट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 9 स्टार्टेड, हमने ये उसी टाइम लिखवा दिया था आपको। तो चलिए, आपने अगर लिख रखा हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं लिख रखा हो तो पार्ट नंबर 8 की वीडियो अगर नहीं देखी हो तो वो भी देख लिए, क्योंकि आधा चैप्टर तो हमारा, आधे से ज़्यादा चैप्टर तो हमारा पार्ट नंबर 8 में है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा यहाँ से वाटरवेज से है, वाटरवेज पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ पर अगले पेज पे कम्युनिकेशन है वो पढ़ेंगे, और हमारे एक्सरसाइजेज। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट नंबर 9 स्टार्टेड, और यहाँ पर भी आप डेट लिख लीजिएगा किस दिन की, जिस दिन ये पार्ट नंबर 9 की वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके लिख दीजिएगा, उससे आपको याद रहेगा कि पार्ट नंबर 9 हमारा इस दिन अपलोड हुआ था, और पार्ट नंबर 10 हमारा जो हमने पहले पढ़ाया वो किस दिन अपलोड हुआ था, वो तो पीछे आप लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटरवेज, वाटरवेज क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम सभी को पता है, वाटरवेज, वेज तो मतलब होता है रास्ता, ज़रिया, पानी का रास्ता वाटरवेज, हवाई का रास्ता, हवा का रास्ता एयरवेज, रेल वाला, ट्रैक वाला रास्ता रेलवेज, रोड वाला रास्ता रोडवेज, ठीक है। तो ये वेज 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 सब में जुड़ जाता है। वाटरवेज से आपको समझ में आ गया, पानी वाला रास्ता, पानी के ज़रिए चलने वाला रास्ता। चलिए पढ़ते हैं। मैन हैज़ बीन यूजिंग वाटर ट्रांसपोर्ट सिंस एंशियंट टाइम। ये कह रहे हैं जो इंसान है बच्चों, वो जो है क्या कर रहा है? एंशियंट टाइम से, पुराने ज़माने से ही पानी का रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। वाटरवेज, वाटरवेज वाटर ट्रांसपोर्ट को पुराने ज़माने से ही, एंशियंट टाइम से ही, पुराने वक्त से ही, बहुत पुराने वक्त से ही इंसान जो है वो वाटरवेज को, वाटर ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ कंपेरेटिवली चीपर एज नो एक्सपेंडिचर इज़ रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द ट्रैक एंड ऑन इट्स मेंटेनेंस। क्या कह रहे हैं बच्चों? जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो जो है कंपेरेटिवली, अगर कंपेयर की जाए बाकी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, ये जो है बहुत ज़्यादा चीपर है, सस्ता है। एज नो एक्सपेंडिचर, क्यों? क्योंकि कोई इस पर एक्सपेंडिचर, खर्चा नहीं लगता। इन कंस्ट्रक्टिंग द ट्रैक, कोई इसमें ट्रैक नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। किसी ट्रैक बनाने के लिए हमें इसका कोई खर्चा नहीं लगता, पानी के ऊपर डायरेक्ट हम चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारा सड़कें होती हैं उसके ऊपर हमें रोड बनानी पड़ती है, ठीक है, सीमेंट लगाना पड़ता है, बहुत सारे मटेरियल लगाने पड़ते हैं, मजबूत सड़कें लगानी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, ब्रिज बनाने पड़ते हैं। रेलवेज़ है तो रेलवेज़ में हमें जो हमारी ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, रेलवे ट्रैक होते हैं, वो बिछाने पड़ते हैं, उसमें पैसा लगता है, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वो उस तरीके का। ट्रैक जो होता है हमारा, इसमें नहीं चाहिए होता है, हम डायरेक्ट बस पानी में उतारा और पानी ही हमारा रास्ता बन जाता है। और पानी तो पहले से होता है, हमें उस पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है कि हम खुद ही पानी डाल रहे हैं, ठीक है। हमने खुद ही हमने रिवर बनाई हो, तो ये सारी चीज़ें तो पहले से मौजूद है, कोई रास्ता हमें नहीं देना पड़ता है, रास्ता पहले से मौजूद होता है। बस हमें क्या करना है, जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है वो हमारा होता है शिप का, शिप के मेंटेनेंस का, ठीक है। ट्रैक मेंटेनेंस का या ट्रैक बनाने का कोई खर्चा नहीं आता है। ट्रैक मतलब रास्ता, जैसे कि हमारा रोड है तो रोडवेज़ में हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रेलवेज़ में, तो रेलवेज़ में हमें रेलवे ट्रैक बनाने पड़ते हैं, पटरियाँ बनानी पड़ती हैं, मगर इसमें नहीं चाहिए ज़रूरत, ऐसे नहीं है कोई। ऑल दैट नीड्स टू बी डन इज़ टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज़ एज एट द टू एंड्स। बस इसमें ज़रूरत किसकी पड़ती है बच्चों?
क्या चाहिए होता है इसमें, बस और बस हमें ये चाहिए होता है जो पोर्ट की फैसिलिटीज़ है दो एंड्स पर वो चाहिए होता है, जहाँ पर हमारा जहाज़, हमारा जो शिप है ये जाकर जहाँ पर रुकेगा, जहाँ पर हमारी पानी की, ये पानी का जहाज़ जहाँ पर रुकेगा, हमारी जो नाव है, हमारी बोट है जो जहाँ पर जाकर रुकेगी। तो जो किनारे होते हैं जहाँ पर हमारे लोग बाग बैठते हैं, जैसे हमारे एयरपोर्ट होते हैं ऐसे सी पोर्ट होते हैं बच्चों, वहाँ पर सी पोर्ट में लोग बाग एक, जैसे मैंने कहा एक किनारे पर सी पोर्ट बना, वहाँ पर लोग बाग बैठे, अब जहाँ पर उतरना था वहाँ पर दूसरे किनारे पर जाके वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से बस खाली ज़रूरत किसकी पड़ती है, जो फैसिलिटीज़ पड़ती है वो किसकी, पोर्ट फैसिलिटीज़, पोर्ट बनाने की। वाटरवेज आर दस द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड आइडियल फॉर मूविंग हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। बच्चों ये कह रहे हैं जो वाटरवेज है हमारा वो क्या है, सबसे चीपेस्ट है, इसीलिए हमारा ही सस्ता है, और इसीलिए जो सस्ता ट्रांसपोर्ट है और आइडियल भी है किसके लिए, मूविंग हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। मतलब अगर आप कोई मूविंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कोई भारी और बल्कि भारी सामान बड़ा सामान खूब ज़्यादा अमाउंट में अगर लेके आ रहे हैं तो उसके लिए भी ये आसानी होती है कि आप वाटरवेज से आराम से लॉन्ग डिस्टेंसेस से लंबी दूरी से ला सकते हैं। ठीक है, द वाटरवेज आर डिवाइडेड इनटू इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। और जो बच्चों हमारे वाटरवेज हैं वो हमारे इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स में डिवाइड होते हैं दो तरीक़ों से। चलिए अभी मैं बता रहा था ना कि बल्कि गुड्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ले आते हैं, मूविंग हैवी और बल्कि गुड्स आसानी से ला सकते हैं, उसके लिए आइडियल होता है। तो अगर मैं बात करूँ जैसे कि बच्चों हम जो है ऑयल की बात करें, पेट्रोल की, तो पेट्रोल इंडिया में तो है नहीं, हर जगह नहीं, मतलब है एक्सपोर्ट भी इम्पोर्ट होता है। मतलब जैसे कि हमारे जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा सऊदी अरेबिया है, दुबई है, इस जगह पर हमारा क्या है बच्चों, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, ऑयल जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अब वो लोग जैसे एक जगह से दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो वो हवाई जहाज़ से थोड़ी ना भेजेंगे, पूरे टैंकर आते हैं। तो वो टैंकर्स जो होते हैं, एक स्पेशल जहाज़ होता है उसमें ऑयल आता है भर के, तो वो कहाँ से आता है, वाटरवेज से ही आता है। ठीक है, अब एरोप्लेन में थोड़ी ना हम उसमें तेल भर के भेजेंगे। अब आया हमारा दो तरीके का हमारा वाटरवेज होता है, एक हमारा होता है इनलैंड वाटरवेज, एक होता है सी रूट। अब ये इनलैंड वाटरवेज और सी रूट में क्या है, दोनों का पढ़ेंगे अलग अलग। पहला है हमारा इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में देखिए नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स, क्या नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड। ये कह रहे हैं जो हमारी नेविगेबल रिवर्स और लेक्स इसमें यूज़ होती हैं हमारे इनलैंड वाटरवेज में। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये कह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इनलैंड वाटरवेज हैं, जो पानी के रास्ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वो पानी के रास्ते हैं, वो कौन से हैं बच्चों, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और फिर क्या है, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। बच्चों इनलैंड का मतलब जो ज़मीन को ज़मीन से जोड़ रहा हो, ऐसा वाटर सिस्टम, ऐसा पानी का सिस्टम, ऐसा वाटरवेज जो एक ज़मीन को दूसरी ज़मीन से जोड़ रहा हो, तो हम उसे कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। क्या, अगर मैं कहूँ इस ज़मीन से इस ज़मीन पे गए तो वो ज़मीन का टुकड़ा जो आपस में जुड़ रहा है, वो पानी के ज़रिए से जुड़ रहा है, उसे हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। ऐसा रास्ता जो हमारे एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन पर जा रहा हो, एक लैंड से दूसरे लैंड तक जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दे दी, जैसे यहाँ पर हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में और रिवर नाइल जो है हमारा अफ्रीका में, ये हमारी क्या है, इनलैंड वाटरवेज की एग्जाम्पल है। फिर यहाँ देखिए देयर आर 3 इनलैंड वाटरवेज हैविंग द स्टेटस ऑफ नेशनल वाटरवेज दीज आर। ये कह रहे हैं बच्चों कुछ ऐसे इनलैंड वाटरवेज हैं जिसका स्टेटस नेशनल वाटरवेज में आता है, नेशनल वाटरवेज कहा जाता है उसे। दीज आर, पहला है नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, नेशनल वाटरवेज सेकंड, नेशनल वाटरवेज थर्ड। इनके नाम ही यही हैं, NW1, NW2, NW3। N से नेशनल, W से वाटरवेज, NW1, NW2, NW3 इसके नाम से ही नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 3, इसी के नाम से ही इसका नाम है। पहला है नेशनल वाटरवेज फर्स्ट इलाहाबाद, नाव प्रयागराज जिसे हम कहते हैं, टू हल्दिया स्ट्रेच, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, इलाहाबाद से हल्दिया स्ट्रेच तक जाता है ये रास्ता, ऑफ द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। इसमें क्या है, गंगा भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम है पूरा, मतलब इसमें गंगा नदी भी है, भागीरथी भी है, हुगली रिवर सिस्टम है, मतलब काफ़ी लंबा सफ़र है, काफ़ी लंबा रास्ता है, 1620 किलोमीटर तक की दूरी है। फिर है नेशनल वाटरवेज सिस्टम, नेशनल वाटरवेज सेकेंड है हमारा, ये है सदिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके सदिया धुबरी स्ट्रेच है 891 किलोमीटर, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर। नेशनल वाटरवे 3 है हमारा, NW3 है, ये है कोटापुरम कोलम स्ट्रेच, कोटापुरम कोलम स्ट्रेच कहा जाता है इसे, 168 किलोमीटर है, ऑफ द वेस्ट कोस्ट कैनाल अलॉन्ग विद चंपाकरा कैनाल। वेस्ट कोस्ट कैनाल के किनारे अलॉन्ग मतलब साथ साथ, उसके साथ विद चंपाकरण कैनाल जो हमारा 923 किलोमीटर है, एंड
उद्योग मंडल कैनाल जो हमारा 14 किलोमीटर है, मतलब ये सारा जो कैनाल है, ये जो इतना रास्ता है ये कवर करता है टोटल। हमारा आया सी रूट। अब नहीं हमने पढ़ लिया इनलैंड वाटरवेज, हमारा आया क्या है हमारा सी रूट। अभी हमने पढ़ लिया इनलैंड वाटरवेज, हमारा है सी रूट्स। ये दो तरीके हैं वाटरवेज के, दो तरीके हैं, एक हमारा इनलैंड हो गया, एक हमारा सी रूट। सी रूट में क्या है, सी से आपको समझ में आ जाना चाहिए समुंदर वाले रूट्स, ठीक है। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये कह रहे हैं बच्चों सी रूट्स और जो ओशियनिक रूट्स होते हैं वो मोस्टली किस लिए यूज़ होते हैं बच्चों, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स यानी सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम सी रूट यूज़ करते हैं, नदियाँ नहीं यूज़ होगी। अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो गंगा नदी से नहीं जाएंगे, क्या होगा, उसके लिए हमें सी रूट्स चाहिए। बिल्कुल हम अपने कोस्टल एरिया से सी रूट, समुद्री इलाकों से जाएंगे, नदियों से कहाँ से कनेक्ट हैं, ठीक है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये कह रहे हैं ये जो रूट्स होते हैं बच्चों आपस में एक दूसरे से पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। हो सकता है इंडिया में एक तरफ पोर्ट्स हो और दूसरा अमेरिका में हो, एक सऊदी में हो, तो इस तरीके से पोर्ट्स होते हैं। जैसे हमारे एयरपोर्ट होते हैं, पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर हमारी जहाज़ जाके रुकते हैं, पानी के जहाज़ जाके रुकते हैं, जहाँ पर हमारी शिप जाके रुकती है, ठीक है, शिप खड़े करने की जगह। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। अब पहली बात करें अगर हम, तो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, वो हमारे हैं सिंगापुर और मुंबई। सिंगापुर और मुंबई जो हमारे पोर्ट, मुंबई में और सिंगापुर में पोर्ट्स हैं, वो एशिया के अंदर है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स आपने सुना होगा, इन नॉर्थ अमेरिका में है। रियो डी जेनेरियो इन अफ्रीका, रियो डी जेनेरियो आपने सुना होगा नाम, अफ्रीका में है। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। सिडनी भी सुना होगा और लंदन एंड रोटरडैम हमारा ये कहाँ पर है, और यूरोप में है ये। एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज, ये कह रहे हैं बच्चों वाटरवेज के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सबसे पहली बात कि ये सस्ता पड़ जाता है अगर आपको भारी सामान लेके जाना है, बल्कि गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे दूर रास्तों पर लेके जाना है तो उसके लिए ये सस्ता है। इन रूरल एरियाज़ वाटरवेज सर्व आ वेरी चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल ऑल्सो। ये कह रहे हैं रूरल एरियाज़ में बच्चों, जहाँ पर जैसे आपने देखा होगा गांव में ज़्यादातर नदियां होती हैं, ठीक है, तो नदियां बह के जा रही हैं, या ऐसे कोई रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटरवेज सिस्टम मौजूद है, वाटरवेज है, पानी का रास्ता है, तो वाटरवेज सर्व अ वेरी चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल ऑल्सो। ये कह रहे हैं रूरल एरियाज़ में जो है वाटरवेज जो है एक सबसे सस्ता जो है चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पीपल के लिए, लोगों के लिए सर्व करता है, क्योंकि वहाँ के लोग खुद ही अपनी नाव बना के खुद ही अपना सफ़र तय कर लेते हैं, और ना कि उन्हें कोई गाड़ी मोटर खरीदनी पड़ती है, ना कि उन्हें कोई पेट्रोल का खर्चा आता है, तो अपने आप ही अपना सफ़र तय कर लेते हैं। कुछ जगहें आपने देखी होंगी जहाँ पर लोग बाग नाव का इस्तेमाल करते हैं, उनके रास्ते जो है पानी, नदियाँ बह रही होती हैं तो नदियों के ज़रिए वो नाव से जाते हैं, और नाव भी अपनी होती है, खुद ही चलाते हैं, तो उन्हें वो बहुत सस्ता पड़ता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज, ये कह रहे हैं वाटरवेज के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला, वाटरवेज आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर सिंस इट रिक्वायर आइदर सी, ओशियन, बिग रिवर्स और बिग लेक्स। सबसे पहला नुकसान तो ये है बच्चों वाटरवेज का कि वाटरवेज हर जगह अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे जो है किसकी ज़रूरत पड़ती है, समुंदर की या किसी नदी की या कोई बड़ी रिवर की या कोई बड़ी लेक्स की। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो हमारा वाटरवेज काम आ जाएगा। अगर हमारे पास कहीं समुंदर ही नहीं है, हमारे जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे घर के पीछे कोई नदी नहीं है, मेरे घर की तरफ कोई नदी नहीं है, कोई लेक नहीं है, कोई ओशियन नहीं है, कोई सी नहीं है, तो मैं वाटरवेज का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, मैं नाव नहीं चला सकता, मैं शिप पे नहीं जा सकता, तो हर जगह वाटरवेज अवेलेबल नहीं होता। सी पायरेट्स कैप्चर शिप्स कॉजिंग ह्यूज लॉसेस टू द वाटरवेज। और वाटरवेज में एक नुकसान ये होता है कि जो सी पायरेट्स होते हैं, जो लुटेरे होते हैं बच्चों, उन्हें सी पायरेट्स कहा जाता है। आपने मूवी देखी होगी पायरेट ऑफ द कैरिबियन, आपने मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो ऐसे ही आपने मूवी देखी होगी, जिसमें जो है आपने देखा होगा एक आदमी जो समुंदर में टोपी लगाया होता है, एक आँख पे उसकी काली पट्टी होती है, एक आँख खुली होती है, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं मूवी। अब वो असलियत में थोड़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी आंखें ढकी हों या उसकी आंखें फूटी हों। तो सी पायरेट्स उन्हें कहते हैं, वो लुटेरे होते हैं, वो क्या करते हैं, शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसका सारा सामान लूट लेते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर लोगों को मार के उनकी शिप भी हड़प ली जाती है। तो इससे क्या होता है, शिप कॉजिंग ह्यूज लॉसेज टू द वाटरवेज, उसमें वाटरवेज में काफ़ी नुकसान होता है। अब कोई सामान इंसान जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है, इधर से उधर पहुँचा रहा है, अगर किसी लुटेरे ने वो लूट लिया तो उसका तो नुकसान हो गई। अब आ जाइए बच्चों यहाँ पर कम्युनिकेशन। अब हमारा आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में आपने बच्चों 3rd-4th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था एसएसटी में कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिंपल बातचीत करना, बातचीत करना, एक्सप्रेस करना, मतलब दूसरों को अपनी राय समझाना। जैसे कि अगर मैं कर रहा हूँ, आपस में आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास वीडियो जा रही है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ,
ठीक है, आप किसके जरिए कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है ये हमारा। चलिए अब देखते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर, ये कह रहे हैं ये है एक प्रोसेस जिससे जो है मैसेज पहुंचाया जाता है दूसरे लोगों तक। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, मैसेज को क्या किया जाता है, कन्वेइंग किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह कन्वे किया जाता है। मैन हैज़ यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एवर सिंस ही अपीयर्ड ऑन अर्थ, ये कह रहे हैं इंसान जो है बच्चों, उन लोगों ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए कम्युनिकेशन सिस्टम के, एवर सिंस ही अपीयर्ड ऑन अर्थ, जब से वो जो है अर्थ पर आया है, जब से उसने बहुत सारे डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए एक दूसरे से बात करने के। जैसे आपने पहले सुना होगा, अर्ली मैन बोलते नहीं थे, लिखते भी नहीं थे, खैर वो ड्राइंग कर करके समझाते थे, ड्रॉ कर करके। फिर बाद में लोगों को बोलना आया, ठीक है, इशारों से समझाने लगे, इशारों से, उसके बाद हाथों से, पैरों से, मतलब हाथों से इशारे कर रहे हैं, आंखों से इशारे कर रहे हैं, मुंह से कुछ बोल रहे हैं, वर्ड पता नहीं है, ए क्या होता है, बी क्या होता है। बाद में ये सारे अल्फ़ाबेट भी पता चल गए, बाद में पता चल गया कि ये पेंसिल होती है, इसे पेंसिल कहूँगा, मैं अपने आप को कहूँगा तो मैं कहूँगा मैं, तुम्हें कहूँगा तो तुम्हें कहूँगा तुम। तो इस तरीके से सारे वर्ड बना दिए गए, लोग बाग को पढ़ना आना शुरू हो गया, लिखना आना शुरू हो गया, हल्के हल्के करके लोग बाग बोलने लगे, ठीक है, स्पीच देने लगे, बड़े बड़े खड़े होके एक दूसरे को समझाने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, सुनने लगे। पहले बोलना तक नहीं आता था कि हमें क्या बोलूँ, मुंह में आवाज़ तो थी मगर पता नहीं था कि मैं आवाज़ निकालूँ तो क्या निकालूँ। तो इस तरीके से इंसान क्या है, हल्के हल्के करके अलग अलग तरीके उसने यूज़ किए, डिफरेंट कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किए हैं जब से वो ज़मीन पर आया है। बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन वेरी फास्ट ड्यूरिंग द पास्ट 50 ईयर, मगर ये कह रहे हैं जो पेस है, जो स्पीड है चेंज की, जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं हमारे पिछले 50 सालों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। उससे पहले इतना बदलाव नहीं था जो हमारे 50 सालों के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव आया है। यहाँ पर देखिए, द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट, क्या, द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ये कह रहे हैं जो हमारा प्रोग्रेस आया फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, वो क्या है, हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन, वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, किसमें, इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो रिवोल्यूशन आया है, जो बदलाव आया है, जो चेंजेस आए हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को समझा पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर हमें बोलना तक नहीं आता, हमें ये नहीं पता होता ये क्या लिखा है, ये सी है, ये ओ है, ये एम है, ये यू है, ये हमें ये पता ही नहीं होता, तो हम कैसे लिखते, कैसे बात करते और कैसे हम आपको पढ़ा रहे होते और आप कैसे सुन रहे होते, कैसे समझ रहे होते, ठीक है। अगर मैं कुछ बोल भी रहा होता तो आप कहते ये पागल है, ये क्या बक रहा है, इसे कुछ आता ही नहीं, ये कुछ भी बोला जा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये वर्ड्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। हल्के हल्के करके इंसान सीखता गया। हम लोग भी, अगर कोई छोटा सा बच्चा होता है तो वो शुरू में अपने पेरेंट्स को देखकर सीखता है। अगर किसी का बेटा अंग्रेज़ है, ठीक है, उसके माँ बाप इंग्लिश बोल रहे हैं शुरू से उसके सामने, तो वो बच्चा इंग्लिश ही सीखेगा। उसे शुरू से तो सीखा नहीं है, वो इंग्लिश सुन सुन के सीखेगा अपने माहौल में। अगर कोई उर्दू बोल रहा है तो उर्दू सीखेगा, हिंदी बोल रहा है तो हिंदी सीखेगा। तो इसी वजह से जो है क्या होता है, इंसान जो है अपने बड़ों से, जो इंसान पहले से चली आ रही हैं चीज़ें, वो देख के ही सीखता है। और ये इससे क्या है, हमारा जो वर्ल्ड है उसमें काफ़ी रिवोल्यूशन आया इसी कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से। द लॉन्ग डिस्टेंस communication has been made far easier than ever before without the physical movement of either the communicator or the receiver। ये कह रहे हैं बच्चों, जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम है उसने जो है बहुत आसान बना दिया है, जो कि उससे पहले कभी नहीं हुआ था। विदाउट द फिजिकल मूवमेंट, बिना फिजिकल मूवमेंट के ऑफ आइदर द कम्युनिकेटर और द रिसीवर, चाहे कोई कम्युनिकेटर हो या रिसीवर हो। मतलब सिंपल ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, जैसे कि अगर बहुत दूर दूर वाले भी रास्ते हैं, वहाँ बहुत दूर दूर वाले रास्तों से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा भाई है कोई, मेरे पापा हैं, मेरे चाचा हैं, खालू हैं, कोई अगर सऊदी में है, दुबई में है, अमेरिका में है, तो ना तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए, ना ही उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा मेरी बातों को सुनने के लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से मैं इतनी दूर भी बैठे बैठे बात कर सकता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है टेलीफोन है हमारा, मोबाइल फ़ोन है। बच्चों, अगर मैं पुराने ज़माने के लोगों को उठा के ले आऊँ और उन्हें मोबाइल फ़ोन पकड़ा दूँ तो वो उससे सोचेंगे ये क्या है, ये उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम असलियत में सच में बात कर पा रहे हैं कि नहीं। उन्हें तो उस ज़माने में पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ भी होगी जिससे हम जो है 50 किलोमीटर भी बैठे होंगे तो बात कर लेंगे। अगर हम अमेरिका से हिंदुस्तान में बैठे हैं तो बात कर लेंगे। तो लोग बाग को पहले अंदाज़ा भी नहीं होगा, उन लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं होंगी, मगर हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो हम लोगों के लिए क्या है, ये नॉर्मल हो गया है। तो आगे टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है।
फिर यहाँ पर है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन वॉज द इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आया सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या था, हमारा इन्वेंशन और डेवलपमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। जो हमारा टेली कम्युनिकेशन है उसका इन्वेंशन और उसके डेवलपमेंट में की वजह से जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आया सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में, मतलब काफ़ी बदलाव जो आया किसकी वजह से आया, टेली कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट की वजह से, टेली कम्युनिकेशन के ईजाद होने की वजह से। टेलीफोन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं बच्चों जो टेलीफोन है, जैसे हम आजकल बात कर पा रहे हैं, हमारे जो सिंपल मोबाइल फ़ोन होते हैं, अब तो टेलीफोन पहले घर पे रहकर बात करते थे, ठीक है, इधर उधर ले नहीं जा सकते थे, अब तो हमारे जेब में मोबाइल फ़ोन रखा होता है, कहीं भी हम रास्ते में चल रहे हैं तो बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें घर पे ही तार जुड़ा हो तभी बात करेंगे। पहले क्या होता था, टेलीफोन में तार लगे होते थे, वायर लगे होते थे, तो हम जो है अपने घर से बाहर जाके अगर सोचें कि हम चलिए रास्ते में चलते चलते बात कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाता था। अब क्या है, हम तो चलते चलते बात कर लेते हैं। टेलीफोन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ। ये कह रहे हैं टेलीफोन जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बच्चों, किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के हर पार्ट में, वर्ल्ड के दुनिया के हर हिस्से में जितनी भी सिटीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके डेवलपमेंट में हमारे टेलीफोन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, उसके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। थ्रू रेडियो, टेलीविजन्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वी कैन कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट विद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं अगर मैं बात करूँ बच्चों तो रेडियो की मदद से, टेलीविज़न की मदद से, न्यूज़पेपर की मदद से या मैगजीन्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट विद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कर सकते हैं हम, जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स की मदद से या टेलीफोन्स की मदद से हम जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के हर हिस्से में, हर पार्ट में हम उनसे बात कर सकते हैं। दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नाउ नोन एज मास मीडिया। और बच्चों ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे जो है हम दुनिया के हर हिस्से में एक ही साथ एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक अपनी न्यूज़ पहुंचा पाएँ, अपनी खबर पहुंचा पाएँ, इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ या उनकी खबर जान पाएँ, उसे हम कहते हैं मास मीडिया। एक सिंपल होता है बच्चों मीडिया, एक होता है मास मीडिया। मीडिया में आ गया हमारा मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, क्योंकि हम एक समय में एक दो लोगों से ही बात कर पा रहे हैं, एक दो लोगों तक ही हम नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। अगर कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है तो टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन से अगर हम कॉल कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान को, दो इंसान को एक साथ बता पाएंगे। मगर अगर कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है और अगर हमने न्यूज़पेपर में वो छाप दिया तो न्यूज़पेपर की मदद से पूरे जहाँ पर वो न्यूज़पेपर जाएगा सबको पता चलेगा। टीवी में दिखा देंगे, टीवी में सबको पता चलेगा। रेडियो पर अगर न्यूज़ होगी तो रेडियो पर सबको पता चलेगा जो रेडियो सुन रहा होगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम को हम कहते हैं मास मीडिया बच्चों, जो एक ही समय में बहुत सारे ग्रुप को, बहुत सारे लोगों तक सेम न्यूज़ पहुंचा पाए, उसे हम कहते हैं मास मीडिया। और इससे हमारा फ़ायदा भी हो, क्योंकि अब हर अलग अलग इंसान को कॉल करके नहीं बताना पड़ेगा कि भाई हमारे घर पे दावत है, आ जाना, ठीक है। वैसे तो अगर फॉर्मेलिटीज़ होती है घर पे की जाती है, मगर आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, एक ईमेल बनाया, सबके मोबाइल पे, सबके कंप्यूटर पे ईमेल भेज दिया कि हमारे घर पे इतने बजे दावत है, या इतने बजे हमारे अफ्तार है, इतने बजे पार्टी है। एक मेल भेजना होता है। ऑफिस में मेनली यही होता है, ऑफिस में कार्ड नहीं बढ़ते हैं। जो हमारे बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उसमें क्या होता है, एक ईमेल आता है मोबाइल पर या एक कंप्यूटर पर ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि इतने बजे कल पार्टी है, आपको आना है, इस तरीके से आना है, जैसे भी। तो उससे क्या है, टाइम भी बचता है बच्चों, और फ़ौरन के फ़ौरन एक तो हमारा ये स्पीड के साथ हमारा सबके पास न्यूज़ पहुंच रही है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं सबको एक एक करके कॉल कर रहा हूं तो उसमें टाइम भी लगेगा, और एक साथ अगर मैं सबको ईमेल भेज दे रहा हूं तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, तो हमारा वक्त भी बच रहा है। यहाँ पर देखिए, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। जी कह रहे हैं जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसने हमारे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। मतलब ग्लोबल भी कह रहे हैं, विलेज भी कह रहे हैं। विलेज कहते हैं गांव, गांव क्यों कहा गया है बच्चों, ग्लोबल विलेज क्यों कहा गया है? ग्लोबल कहते हैं पूरा ग्लोब, एक हमारा वर्ल्ड, पूरा स्फेयर जो हमारा एक पूरा दुनिया है। और विलेज क्यों कहा, एक छोटी सी जगह होती है। विलेज हमें पता है एक छोटा सा गांव होता है। तो जो ये कह रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसने हमारे पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक छोटा सा गांव बना के छोड़ दिया है, एक छोटी सी जगह बना के छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों, अगर हमें अपने घर से अगली गली में जाना है तो हम फ़ौरन के फ़ौरन पहुँच जाते हैं। अगर हमें अपने घर से अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए हमें टाइम लगेगा, 10 बार सोचेंगे हम, उस पैसा चाहिए, बहुत सारा टाइम लगेगा, काफ़ी समय बाद पहुँचेंगे।
और अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूँ तो कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से मैं अमेरिका की चीज़ें यहाँ पर जान पा रहा हूँ अपने घर में, अपने कमरे में बैठकर। यानी वो ऐसा लगता है कि अमेरिका मेरे बराबर में ही है, जिसके बारे में सब कुछ मैं जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के वजह से जान पा रहा हूँ। अगर हमारे बराबर में कोई चीज़ होती है, हमारे सामने कोई चीज़ होती है, तो हम आसानी से उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी जगह लूँ, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बेंगलुरु या कोई भी इंडिया के अंदर की या इंडिया के बाहर की, मैं कुछ सेकंड के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से फ़ौरन के फ़ौरन उसके बारे में जान सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ। तो ऐसा लगता है वो चीज़ हमारे सामने है। यानी वो एक छोटी सी जगह में इकट्ठा करके रख दिया है। कम्युनिकेशन सिस्टम ने हमारे पूरे इतने बड़े वर्ल्ड को एक छोटी सी जगह पर कर दिया है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, ये कह रहे हैं अगर 20th सेंचुरी के अगर अगले हिस्सों में देखें हम, द टेली कम्युनिकेशन मर्ज विद कंप्यूटर्स। जो हमारा टेली कम्युनिकेशन आया वो किसके साथ आ गया, मिल गया कंप्यूटर्स के साथ। टू फॉर्म इंटीग्रेटेड नेटवर्क थ्रू द इंटरनेट। क्या बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाने के लिए, किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। आजकल हमें पता है इंटरनेट के ज़रिए हम एक ही समय पे कितने लोगों से बात कर पाते हैं। अगर हमें ईमेल भेजना है, इंटरनेट चाहिए। कोई चीज़ सर्च करनी है, इंटरनेट चाहिए। गूगल चलाना है, इंटरनेट चाहिए। ट्विटर चलाना है, इंटरनेट चाहिए। फेसबुक चलाना है, इंटरनेट चाहिए। अमेज़ॉन, कोई भी साइट, कुछ भी वेबसाइट, कोई भी मूवी, कोई भी सीरियल, कुछ भी करना है, इंटरनेट चाहिए। कंप्यूटर में अगर मेनली हमें इंटरनेट तो चाहिए। विच इज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जो कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है। नाउ वी कैन सेंड ईमेल थ्रू इंटरनेट। और आज कल वही बच्चों ये बात कर रहे हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए ईमेल भी सेंड कर सकते हैं एक दूसरे के पास। यहाँ पर है फिर अगली लाइन, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनिशियली लॉन्च बाय यूएसए इन रशिया एंड प्लेस इन द अर्थ्स ऑर्बिट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बच्चों, आपने इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं। वो सैटेलाइट्स जो कि इंसान खुद भेजता है, नेचुरल सैटेलाइट्स जो वहाँ पर पहले से मौजूद हो। सैटेलाइट किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो बताते हैं सैटेलाइट किसे कहते हैं। सैटेलाइट बच्चों हम किसे कहते हैं, सैटेलाइट हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमारे प्लानिट के चारों तरफ घूमती हो। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है बच्चों, अर्थ के चारों तरफ हमारा घूमता है मून। तो मून जो है हमारा अर्थ का सैटेलाइट है, मगर वो नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती सैटेलाइट है। इंसान ने नहीं भेजा है मून को, चांद को इंसान ने नहीं भेजा है। अगर मैं बात करूं जुपिटर है हमारे कितने प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। और प्लूटो भी था, वो काफ़ी दूर हो गया तो उसे काउंट नहीं करते हैं। तो अगर मैं किसी भी प्लैनेट की बात करूं, अगर मैं कहूं कि जुपिटर की सैटेलाइट क्या है, तो जुपिटर की सैटेलाइट वो होगी जो जुपिटर के चारों तरफ घूमती होगी। जैसे हमारा जो अर्थ है, हमारी जो दुनिया है बच्चों, वो जो है हमारे सन के चारों तरफ घूमती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो इसी तरह से जो प्लैनेट के चारों तरफ कोई भी बॉडी घूमती है उसे कहते हैं हम उसकी सैटेलाइट। अर्थ के चारों तरफ हमारा सूरज चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों तरफ हमारा मून चक्कर लगाता है, सूरज नहीं मून चक्कर लगाता है। तो मून जो है अर्थ का एक सैटेलाइट हुआ, और वो सैटेलाइट कुदरत की तरफ से बनी हुई है, नेचुरली वो अपने आप बनी हुई है, तो उसे हम कहते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। आपने पहले कभी पढ़ा होगा मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसी तरीके से बच्चों हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम, मेनली हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए हमारे सैटेलाइट भेजी जाती है, जो हमारे अर्थ के चारों स्पेस में जाती है और अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है। अर्थ के चारों तरफ घूमती है, इसी वजह से हम उसे कह देते हैं सैटेलाइट। और उसे सैटेलाइट के साथ साथ आर्टिफिशियल इसलिए कहा जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब जिसे इंसान ने बनाया हो, कुदरत ने ना बनाया हो। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, जो कुदरत ने बनाया हो, जैसे कि मून यानी चांद। ऐसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने खुद बनाई हो, इंसानों ने बना के भेजी हो। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, भेजी गई थी, वो बच्चों यूएसए के ज़रिए भेजी गई थी और रशिया के ज़रिए। एंड प्लेस इन द अर्थ्स ऑर्बिट, और वो अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर दी गई, लगा दी गई, मतलब भेज दी गई। हैव ब्रॉट रिवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, और इसकी वजह से जो रिवोल्यूशनरी चेंज आया, एक बड़ा सा रिवोल्यूशन आया, चेंज आया हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, इसी की वजह से आया। अगर हम बात कर पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं, तो वो सारे नेटवर्क अवेलेबल कहाँ से हो रहे हैं हमारे, ये सैटेलाइट्स जो ऊपर जाती हैं। अगर आपने कभी देखा होगा, हमें कैसे पता हमारी अर्थ कैसी दिखती है, हमारी अर्थ ऐसी है, गोल है, इधर हरा हरा सा है, ब्लू ब्लू सा है। तो ये जो फ़ोटो हम देखते हैं अर्थ का, ऐसे गोल सा फ़ोटो देखते हैं, उसमें हरा हरा है, कहीं ब्लू ब्लू है, तो वो हमें कैसे दिखता है बच्चों, हमें फ़ोटो कहाँ से मिला। अब हम अगर फ़ोटो खींचेंगे तो अर्थ का ऐसे फ़ोटो नहीं खींच सकते, चांद का तो खींच सकते हैं। अगर अर्थ का खींचना तो चांद पे जाना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है चांद पे जाने के लिए अर्थ का फ़ोटो खींचो। ये सैटेलाइट्स ही होती हैं
जो स्पेस में जाती हैं वहाँ के फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भेजती रहती हैं, जिससे साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंडिया ऑल्सो लॉन्च आर्यभट्ट ऑन 19 अप्रैल 1975 विद द हेल्प ऑफ इंटर कॉस्मिक रॉकेट। ये कह रहे हैं जो इंडिया है उसने भी आर्यभट्ट, जो हमारी सैटेलाइट थी, हमारी इंडिया की सबसे पहले सैटेलाइट कौन सी थी बच्चों? आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च हुई थी विद द हेल्प ऑफ इंटर कॉस्मिक रॉकेट। किसकी मदद से? इंटर कॉस्मिक रॉकेट था, उसकी मदद से एक सैटेलाइट भेजी गई थी। रोहिणी वॉज लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा, और रोहिणी जो लॉन्च हुई थी वो कहाँ से लॉन्च हुई थी? श्री हरिकोटा से लॉन्च हुई थी। द सेलुलर फोन्स, जो हम सेलुलर फोन्स, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जो हम जेब में रख के घूमते हैं, द सेलुलर फोन्स मेड अवेलेबल इन अवर कंट्री रिसेंटली। ये कह रहे हैं हमारे जो सेलुलर फोन्स हैं वो हर जगह अब अवेलेबल हैं, हमारे रिसेंटली हर कंट्री में मौजूद होते हैं, हर कंट्री में मिल जाते हैं। हैव बिकम वेरी पॉपुलर, और सभी को पता है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंटरनेट हैज़ मेड आवर डे टू डे लाइफ एंड वर्क मोर कंफर्टेबल। ये कह रहे हैं इंटरनेट जो है उसने हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब जो रोज़ की ज़िंदगी है उसे हमारी आसान बना दिया है और उसके काम को कंफर्टेबल बना दिया है। वी कैन यूज़ दिस डिवाइस टू बुक रेलवेज़, एयरवेज़ और इवन सिनेमा टिकट्स। ये कह रहे हैं हम इन डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं रेलवेज़ बुक करने के लिए, एयरवेज़ बुक करने के लिए, यहाँ तक कि सिनेमा के टिकट बुक करने के लिए, यहाँ तक कि कपड़े खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए, सब्ज़ी खरीदने के लिए, मसाले खरीदने के लिए, टॉफ़ी खरीदने के लिए, च्युइंगम खरीदने के लिए, चॉकलेट खरीदने के लिए, हर चीज़ तो आजकल हम इंटरनेट से ही कर रहे हैं। किसकी मदद से? मोबाइल फ़ोन की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, लैपटॉप की मदद से, जिसमें मतलब हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो जाए। दस द मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ नाउ बिकम पार्ट ऑफ द आवर डेली लाइफ। इसी वजह से ये कहते हैं बच्चों जो हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमारी ज़िंदगी का क्या बन गया है? एक पार्ट बन गया है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अगर एक दिन इंटरनेट नहीं होता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं है उसके पास, बोर हो रहा होता है बैठा हुआ। वैसे ये तरीका सही नहीं है, इतना इंटरनेट यूज़ करना सही नहीं है कि अपनी दिन भी उससे ही काट रहे हैं। ठीक है, अगर दिन भी गुजर रहा है तो इंटरनेट की मदद से ही गुजर रहा है। इंसान को और भी एक्टिविटीज़ है उसे करनी चाहिए, मगर आजकल टिकट लेना है रेलवे का, कहीं अगर आपको सफ़र करना है, ट्रेन का टिकट लेना है तो हमारा उससे होता है, एरोप्लेन का टिकट लेना है उससे हो रहा है। ठीक है, कोई सामान मंगाना है, स्विगी करना है, कोई भी सामान, खाने का सामान, पीने का सामान, नहाने का सामान, शैम्पू, ठीक है, और फेस पाउडर, जो भी चीज़ है हर कुछ आज सब कुछ किस पे अवेलेबल होता है? हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से सब कुछ घर पे अवेलेबल होता है। घर पे बैठे बैठे टिकट ले लेते हैं, घर पे बैठे बैठे हम कहीं भी अपने फ़ोटो सेंड कर देते हैं, कहीं भी बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी मदद से हो रही है? कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से। चलिए बच्चों, अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और बच्चों इसे भी ध्यान दे लिए करिए, थोड़ा सा इसे ही पढ़ लिया करिए। एक्सरसाइज में जो हमारे ब्लू वाले होते हैं, ग्लॉसरी जिसे कहते हैं, ये आपको याद करनी होती है, ये एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ ली जाए, तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए। एक दो एग्जाम्पल होती हैं, मतलब डेफिनेशंस होती हैं, सेटलमेंट क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, अभी थोड़ी बहुत छोटी यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई हैं। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, उसके बाद हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। एक्सरसाइज पे आइए, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज है हमारा, ये हमें पता है, हमें कॉपी में नहीं करनी होती है, किस में करनी होती है? बुक में करनी होती है। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो पहला क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज। सबसे पहले हमने बताया था सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है बच्चों? सबसे तेज़ मीन्स फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों? एयरवेज। क्या है? एयरवेज। सी है हमारा एयरवेज। सेकंड है विच डज़ नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ये कह रहे हैं बच्चों कौन सा इसमें ऐसा है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा? शिप है, ट्रेन है, कार है या साइकिल है? तो देखो शिप, ट्रेन, कार सब में ही पेट्रोल यूज़ होता है, धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है ना। और इसमें क्या है? साइकिल क्या है? इसमें कोई भी ना ही बिजली ना ही हमारी पेट्रोल कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है? साइकिल जो है हमारा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। पहले का आप सी टिक कर दिए, दूसरे का क्या है? डी है, तो इस पर साइकिल पर टिक कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हाथ के हाथ टिक करते जाइए। थर्ड है विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं बच्चों कौन सा इसमें ऐसा है जो कि मास कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है? तो अगर हम बात करें बच्चों, टेलीफोन भी नहीं है और हमारा टेबल भी नहीं है। टेबल तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है। क्या? टेबल तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर क्या है? टेलीफोन है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है। तो बच्चों देखो, न्यूज़पेपर की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ? न्यूज़पेपर की मदद से क्या कर सकता हूँ? एक साथ बहुत सारे लोगों तक न्यूज़ पहुँचा सकता हूँ। तो वो कम्युनिकेशन भी है और साथ में मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन मतलब जो एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। टेलीफोन क्या है? एक एक करके मैं कॉल कर पाऊँगा, तो एक साथ सभी को आप न्यूज़ नहीं दे सकते। तो टेलीफोन की जगह आप यहाँ लिख दिए टेलीविज़न, वरना ये टेलीफोन भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? टेलीविज़न। तो टेलीविज़न भी हमारा क्या है? मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक समय में अगर मैं कोई
इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ तो सिर्फ मेरे घर में ही नहीं चल रहा होगा, हर जगह चल रहा होगा, हर किसी को पता चल रहा होगा कि धोनी ने कितने छक्के मारे, सचिन तेंदुलकर आउट हुआ या विराट कोहली आउट हुआ, ये सारी खबर जो है एक साथ सबको पहुँच रही होगी जहाँ जहाँ इंसान टीवी देख रहा होगा। तो इसमें जो है ये भी मास कम्युनिकेशन है, ये भी मास कम्युनिकेशन, ये भी मास कम्युनिकेशन। टेबल है हमारा बच्चों, ये कम्युनिकेशन ही नहीं है, मास कम्युनिकेशन क्या करूँ? अगर मैं कोई टेबल है तो टेबल से मैं बात कर सकता हूँ, कोई न्यूज़ पहुँचा सकता हूँ? नहीं। तो ये क्या हुआ, इस पर आप टिक कर दिए, गलत हो गया ये। फोर्थ है इन एंशियंट टाइम्स पीपल सेटल अराउंड। ये कह रहे हैं पुराने ज़माने में जो लोग बाग सेटल होते थे वो कहाँ पर होते थे? माउंटेन टॉप्स पर, मतलब पहाड़ों के ऊंचाइयों पर, रिवर वैलीज़ पर, डेल्टा या डेल्टाइक रीजन पर जहाँ पर डेल्टा मौजूद है या फॉरेस्ट मौजूद हो वहाँ पर। तो हमने आपको बताया था लोग बाग ज़्यादातर रहना पसंद करते थे रिवर वैलीज़ पर जहाँ पर नदियाँ हों। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक तो फिशिंग करने के लिए आराम से जगह मिल जाती थी, मछलियाँ मिल जाती थी, उन्हें खाना मिल जाता था एक, और वहाँ पानी मिल जा रहा है, पानी के ज़रिए आराम से वो रास्ता इधर उधर पहुँच जाते थे, ठीक है, नदियों के ज़रिए सफ़र कर लेते थे आराम से नाव के ज़रिए। और मेन इंपॉर्टेंट कि वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, जहाँ पर नदियाँ होती हैं उसके किनारों की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, तो वो आराम से उस पर खेती कर पाते थे, ठीक है, अच्छी खासी फसल उग पाती थी। तो इसका क्या हुआ, फोर्थ का बी हो गया, इस पर आप टिक कर दिए। उसके बाद आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपको बुक में ही करना है बच्चों। पहला क्या है इसका, द टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज आर। ये कह रहे हैं दो तरीके के जो वाटरवेज होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? इनलैंड वाटरवेज और सी रोड्स। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है इनलैंड वाटरवेज, यहाँ पर छोटा सा ऊपर हो गया बच्चों, जगह कम थी, तो इनलैंड वाटरवेज स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। 7th क्लास में, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, ये तो हर इस क्लास में तो स्पेलिंग खुद ही आनी चाहिए। तो ये हो गया इनलैंड वाटरवेज। और हमारा हो गया अगला सी रूट्स, RSEACROUTS, सी रूट्स। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर टेलीविज़न, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जैसे हमारा टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, बहुत सारे हैं ऐसे, मैगज़ीन है, बुक है, इंटरनेट है, ठीक है, बहुत सारे हैं। अभी तो टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मगर 3 ही जगह तो 3 ही लिखी है हमने। ज़रूरी नहीं है कि मैंने टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर लिखा है तो आप भी टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर ही लिखें, आपको जो एग्ज़ाम के टाइम याद आ रहा हो वो लिख दिए। थर्ड क्या है, द फर्स्ट पब्लिक रेलवे वॉज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। जो सबसे पहले पब्लिक रेलवे स्टार्ट हुआ था बच्चों, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड के अंदर, ENGLAND, इंग्लैंड। उसके बाद फोर्थ है हमारा इलाहाबाद, जिसे हम क्या कहते हैं आजकल, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। टू हल्दिया स्ट्रेच, ये मैंने आपको डिस्टेंस बताया था, इलाहाबाद से हल्दिया स्ट्रेच तक। ऑफ द कौन सी नदी थी इसमें, कौन कौन सी नदियों का सिस्टम था? गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम। कौन सा? गंगा, फिर डैश, फिर भागीरथी, फिर छोटा सा डैश और फिर हुगली, ठीक है, गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम। उसके बाद आ जाइए इसके सी पर, मैच द फॉलोइंग। इसमें भी हमें क्या करना है, 1 by 1 हमें कर लेना है, मैच करना है, और ये हमें बुक में ही रहने देना है। पहला है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है बच्चों? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक ये मीन्स है, ज़रिया है कम्युनिकेशन का। तो फर्स्ट का हो गया डी, तो डी के आगे 1 लिख दिए, ठीक है, डी के आगे 1 लिख दिए। सेकंड है कैनाल रूट। कैनाल रूट क्या है बच्चों? इनलैंड वाटरवेज है, ये क्या है? एक इनलैंड वाटरवेज है, तो सेकंड का हो गया सी, तो सी के आगे 2 लिख दिए। थर्ड है रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट किसे कहते हैं बच्चों? एरियाज़ वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर। वो जगह जहाँ पर लोग बाग कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं? एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। तो थर्ड क्या हो गया? ए, तो ए के आगे 3 लिख दिए। फोर्थ है माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह अगर इंसान घूम जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है, अपनी जगह छोड़ के जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। तो इसका हो गया फोर्थ का बी, तो बी के आगे फोर्थ लिख दिए। 3 का ए, 4 का बी, 2 का सी, 1 का डी, 3, 4, 2 ए, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग हो गई। अगर आप मैच करना चाह रहे हैं मैच कर लीजिएगा, वैसे ही नंबरिंग करना ज़्यादा सही रहता है, वरना फिर ये इधर उधर गंदा होता है। अब आते हैं आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहले आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ है, उसके बाद आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। ये वाला और ये वाला दोनों ही किस में करना बच्चों? हमें कॉपी में। एक्सरसाइज डी भी हमें इन कॉपी, एक्सरसाइज ई भी हमें इन कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें किस में करने हैं? कॉपी में करने हैं। अब पहला है हमें व्हाट इज़ अ रूरल सेटलमेंट एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस बाय द पीपल। रूरल सेटलमेंट क्या होता है और कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रूरल सेटलमेंट में लोग बाग करते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए सेटलमेंट वाले पे, देखिए रूरल सेटलमेंट पे हमने यहाँ पर टिक कर रखा है द रूरल सेटलमेंट। पेज नंबर कौन सा है बच्चों? पेज नंबर है 119, पेज नंबर 119। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए पेज नंबर 119। पेज नंबर 119 पर इसका आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज डी का।
पेज नंबर 119 पर रूरल सेटलमेंट क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रूरल सेटलमेंट में लोग बाग करते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी। यहाँ पर देखिए कॉमन इंडियन विलेजेस आर कॉल्ड रूरल सेटलमेंट। और एक्टिविटीज़ क्या हैं, द रूरल पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं करना है, इतना ही लिखेंगे, वरना लिखने को तो ये सारी चीज़ें भी इसमें हम लिख सकते थे। तो यहाँ से हो गया हमारा यहाँ तक आंसर नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज डी का, कॉमन से लेकर एक्सेट्रा तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जल्दी से आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं बच्चों रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो मैंने बताया था रोड ट्रांसपोर्ट के, तो इसका आंसर देखिए रोड ट्रांसपोर्ट वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में देखिए रोडवेज़ में देखिए यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज इस पेज पर है। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, पेज नंबर कौन सा है बच्चों, पेज नंबर 121। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस, पेज नंबर 121 पर है बच्चों इसका, पेज नंबर 121 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 121 पर इसका आंसर है। आंसर नंबर 2 एडवांटेजेस पूछा है रोड ट्रांसपोर्ट का। तो यहाँ देखिए एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, आप लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आर करके ऐसे, फिर ये पूरा पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट लिखने होंगे बच्चों आपको, ठीक है। यहाँ तक एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज आर या रोड ट्रांसपोर्ट आर, कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट कह दिया है, क्वेश्चन में रोड ट्रांसपोर्ट कह दिया है, तो आप रोडवेज भी कह सकते हैं सिंपली। तो आप लिख लीजिएगा द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आर, यहीं से ले लीजिएगा, बुक से मत लीजिएगा, तो यहाँ से ले लीजिएगा द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आर के बाद ऐसे पॉइंट कर दिएगा, फिर पेज नंबर 121 पे आ जाइएगा, पेज नंबर 121 पे आ जाइएगा। यहाँ से हटा दिए, खाली आप यहाँ से फर्स्ट से लिख देगा, आर के बाद ये खाली पॉइंट लिख देगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये कौन सा हुआ, आंसर नंबर 2 हुआ। एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों, एक्सरसाइज है हमारी डी। ओके स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज डी हो गया, यहाँ तक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एयरवेज। ये कह रहे हैं एयरवेज से आपको क्या समझ में आता है, एयरवेज कहाँ है हमारा, एयरवेज कहाँ है हमारा, इसी के पीछे वाले पेज पे, यहाँ पर 121 पर। एयरवेज क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज है, फिर यहाँ पर नीचे देखिए एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दो इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन्वॉल्व इन, बट इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कंफर्टेबल, कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इट कैन, नेक्स्ट पेज, इट कैन ऑल्सो कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स। तो ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है बच्चों आंसर, इसके बारे में हमें पूरा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एयरवेज। ये कह रहे हैं आपको एयरवेज से क्या समझ में आता है। तो एयरवेज से अगर हम इसमें बताएं बच्चों, तो इसमें तो एयरवेज के बारे में डायरेक्टली ऐसे डेफिनेशन तो नहीं दी है, क्या डेफिनेशन तो नहीं दी है, बस डायरेक्टली क्या कहा इन्होंने, उसके बारे में बताया है आपको पूरा। तो अगर हम इससे करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, तो इससे ऐसा करिए आप होमवर्क कर लिए अपने आप, जितना छोटा हो सकता है आंसर कर लिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बुक से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से 3-4 लाइन का आंसर कर लिएगा। तो आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेलवेज। ये कह रहे हैं रेलवेज़ पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो पहले सबसे पहले रेलवेज़ पर आ जाइए। रेलवेज़ कहाँ है हमारा, यहाँ देखिए रेलवेज़ के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। रेलवेज आर कंपेरेटिवली चीपर एंड मोर कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन रोडवेज। इट इज़ वाइडली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन बल्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। उसके बाद यहाँ से लेकर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सिंस देन रेलवे हैव बिकम द पॉपुलर एंड फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक ही लिख लीजिए, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा। आपको नोट लिखना है, नोट तो थोड़ा बड़ा होता ही है, तो आपको बच्चों यहाँ तक नहीं करना है, एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा इसमें। वो एक पॉइंट क्या है आपका, यहाँ तक द रैपिड राइज ऑफ इंडस्ट्रीज़, द रैपिड राइज ऑफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ तक पूरा करना पड़ेगा। तो इसे आप रब करिए। आपको देख के लग रहा होगा कि आंसर बड़ा हो रहा है, मगर ये आंसर बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे नोट जब लिखवाते हैं बच्चों तो नोट बड़े होते हैं। आंसर नंबर 4 हो गया एक्सरसाइज डी का। 3 तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। कहाँ से कहाँ तक है, इंडस्ट्रीज़ तक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नोट लिखना है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बस ठीक है। अगर आगे लिखेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो इतना ही ठीक है। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज डी का आपको ये कंप्लीट हो गया। रेलवे से लेकर पूरा इंडस्ट्री तक आपका ये आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा,
फर्स्ट है किसका, अच्छा इसका पेज नंबर लिखवा देते हैं। पेज नंबर कहाँ पर है, ये पेज नंबर इसका देखिए, रेलवेज़ वाला क्या है पेज नंबर इसका, पेज नंबर है इसका 121। इसका आंसर कहाँ पर है, रेलवेज़ का 4 का पेज नंबर 121 पर है इसका। ओके, पेज नंबर 121 पर है, देखिए 1 मिनट, अब दिखेगा आपको पेज नंबर 121 पर। तो इसके आगे पेज नंबर भी लिख दिए, मेंशन कर दिए पेज नंबर 121। ऐसे आपको आसानी होती है ढूंढने में, वरना फिर ढूंढते रहेंगे हमने कहाँ टिक किया था। आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, ये थोड़े बड़े होते हैं बच्चों। विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो बहुत ही आसान है। द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है बच्चों, एयरवेज़। तो आप लिखेंगे एयरवेज़, क्या, एयरवेज़ इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले लिखेंगे एयरवेज़, उसके बाद लिखेंगे एयरवेज़ इज़ द, यहाँ से लिखेंगे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज़ क्या है हमारा, फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का। ओके स्टूडेंट, एयरवेज़ इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यही हमारा आंसर हो गया, मैंने यहीं पर आंसर लिख दिया, ये हमारा हो गया आंसर। ये तो ये बुक से मत लिएगा, मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर पूरा आंसर लिख दिया है। डिटेल में पूछा है मगर आंसर इतना ही ठीक है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये कह रहे हैं मास कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर, ये हमारा 124 है, इससे पहले हमने 123 पर पढ़ा है। सबसे पहले मास कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं कि हम जो है कहीं भी दुनिया में बैठे हुए हैं बात कर सकते हैं। क्या, यहाँ पर लिखा है मैन हैज़ यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से उसके बाद द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हैज़ बीन मेड फॉर ईजियर देन इवन बिफोर विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ आइदर द कम्युनिकेशन और द रिसीवर। तो ये तो एक हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि जो है हम कहीं भी दुनिया में बैठे हुए हैं और कहीं भी किसी से बात कर पाते हैं, ठीक है, एक दूसरे तक हम इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके बुक से लूँगा तो बुक से बड़ा हो जाएगा, तो ये भी आपको होमवर्क करना है, ये भी आपको होमवर्क करना है। ये आपका HW है, 5 पॉइंट लिख दिएगा छोटे छोटे। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसकी मदद से हम जो है दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, फार डिस्टेंस से बैठे हैं, आराम से बात कर सकते हैं। दूसरा, फास्ट वे में हम जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ में इम्प्रूवमेंट आया, या हमारे जो है बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया, या हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, दूसरों के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में जान सकते हैं। इस तरीके से आप आंसर लिख लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कंप्यूटर्स रिवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ये करें कंप्यूटर की मदद से जो फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसे रिवोल्यूशनाइज हुआ। क्या, जो कंप्यूटर है उसकी मदद से कम्युनिकेशन के अंदर कैसे रिवोल्यूशन आया, कैसे उसके अंदर चेंज आया, कैसे उसके अंदर बदलाव आया। तो जो हमारा यहाँ था नेक्स्ट पेज पर कंप्यूटर वाला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमने देखा था बच्चों हमने बताया था आपको, जैसे कि हमारा मॉडर्न सिस्टम आया उसमें हमारा कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के साथ साथ हमारा क्या आया, इंटरनेट आया, और इंटरनेट की मदद से ही हम क्या करने लगे, एक दूसरे तक बहुत इजीली हम बात करने लगे, और हमारा ईमेल भी हम सेंड करने लगे। तो ये किसकी मदद से हो रहा था, कंप्यूटर की मदद से तो हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए द मॉडर्न सिस्टम से लेकर पूरा ये देखिए, द टेलीकम्युनिकेशन मर्ज विद कंप्यूटर टू फॉर्म इंटीग्रेटेड नेटवर्क थ्रू द इंटरनेट विच इज़ द लार्ज इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। नाउ वी कैन सेंड ईमेल थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ पर आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर कौन सा है बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर 3 है। एक्सरसाइज कौन सी है, ई, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, ठीक है। यहाँ पर आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 123, पेज नंबर 123। दोबारा देखिए, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, दा से लेकर हमारा इंटरनेट तक। यहाँ पर देखिए पूरा ये कंप्यूटर के बारे में इसमें है कि कंप्यूटर जैसे ही आया उसके बाद हम इंटरनेट की मदद से पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, अगर हम www लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप आगे जाके उसे कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो क्या होता है। कंप्यूटर की मदद से बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हुई हैं, बहुत सारे टास्क स्कूल के रिकॉर्ड, ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स बैंक के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, ठीक है, छोटी छोटी दुकानों के अंदर, यहाँ तक के कंप्यूटर लोग बाग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पेज नंबर 123 पर है, इसका मैं पेज नंबर लिख देता हूँ 123। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। ये कह रहे हैं डिस्क्राइब करो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट की क्लासिफिकेशन को क्या करना है, हमें डिस्क्राइब करना है। चलिए सबसे पहले आ जाइए, अर्बन सेटलमेंट हमारा जो था वहाँ पर क्वेश्चन आप दोबारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट कहाँ है, वहाँ पहुँचिए।
क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन तो अर्बन सेटलमेंट की इस तरीके से यहाँ पर बता ही नहीं है अर्बन सेटलमेंट की क्या है। एक बार दोबारा क्वेश्चन पे आइए, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो इसमें बच्चों रूरल सेटलमेंट के तो हमें बताया है, अर्बन का बताया नहीं है। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जो अर्बन सेटलमेंट अभी हमने खोला था पेज नंबर 119, यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर 119 पर है इसका आंसर, पेज नंबर 119 पर। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 119 पर इसका आंसर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। ऐसा कोई पार्ट में तो डिवाइड किया नहीं है अर्बन सेटलमेंट को, मगर सिंपली जो अर्बन सेटलमेंट हमारा डिवाइड होता है वो क्या है हमारा, पेज नंबर 119 पर देखिए। यहाँ पर देखिए, द टाउन्स एंड सिटीज़ आर कॉल्ड अंडर अर्बन सेटलमेंट। जो हमारे टाउन और सिटीज़ हैं वही हमारे अर्बन सेटलमेंट में क्लासीफाई किए गए हैं, वही हमारे अर्बन सेटलमेंट में आते हैं। तो ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आंसर नंबर क्या है बच्चों, आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर 4 है। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज ई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज ई का। पेज नंबर 119 पर है, हमने ये आपको पेज नंबर भी लिखवा दिया, पूरा ये आपको लिखना होगा। अगेन एक्सरसाइज पे आ जाइए। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। पहले का आंसर क्या है, आंसर है पहले का एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज डी का और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज ई का, ये यानी ये और ये आपको होमवर्क दिया है। इसमें क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयरवेज। ये कह रहे हैं सबसे पहले सिंपल बताइए एयरवेज क्या होता है। क्या सिंपल बताना है कि एयरवेज क्या होता है। तो ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा अगर मैं आप अपने हिसाब से कराऊंगा, या आप चाहेंगे तो मैं अपने हिसाब से भी करा देता हूँ। ठीक है, मगर फिर दूसरा क्या है यहाँ पर, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं मास कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मास कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि एक ही समय में हम बहुत सारे लोगों तक सेम इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हम खुद करा देते हैं। होमवर्क जो हमने दिया था आंसर नंबर 2 का, इसका भी हम बता देते हैं। आंसर नंबर 2 का इसी के पीछे वाले पेज पर आंसर नंबर 2 भी बता देते हैं बच्चों। ये पूछा है ना इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसका भी हम बता देते हैं। मास कम्युनिकेशन का है यहाँ पर पेज नंबर 123 पर, पेज नंबर 123 पर। तो पहले आप पेज नंबर लिख दिए यहाँ पर। आंसर नंबर 2 मौजूद है पेज नंबर 123 पर, पेज नंबर 123 पर आंसर नंबर 2 मौजूद है एक्सरसाइज ई का। यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 2, थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वी कैन कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट विद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नोन एज मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया। तो आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का हो गया हमारा स्टूडेंट्स। ठीक है, आंसर नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज ई का। कहाँ से लेकर, थ्रू से लेकर हमारा मास मीडिया तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब एक होमवर्क हटा दिया है तो दूसरा भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयरवेज। ये कह रहे हैं आपको एयरवेज से क्या समझ में आता है। तो इसका भी हम आपको आंसर बता ही देते हैं, इसे भी हटा दिए, होमवर्क रहने देते हैं क्योंकि हमें पता है आप मुश्किल ही है कि करें होमवर्क। ठीक है, तो हम खुद ही करा देते हैं। आंसर नंबर 3 एयरवेज वाले पार्ट पे आइए। ये पूछ रहे हैं आपको एयरवेज में क्या समझ में आता है, तो थोड़ा बड़ा तो होगा आंसर। पेज नंबर 121 पर देखिए इसका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, 3 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एयरवेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एयरवेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका एक्सरसाइज डी का। आपको एयरवेज से क्या समझ में आता है, यहाँ पर देखिए एयरवेज, यहाँ से देखिए एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दो इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन्वॉल्व इन इट, बट इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कंफर्टेबल, कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग ट्रांसपोर्ट। थोड़ा बड़ा होगा, मैंने पहले बताया था आपको। एयर से लेके हमारा स्टार्ट होगा, क्या है हमारा आंसर नंबर 3 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये आंसर नंबर 3 है। एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों, एक्सरसाइज आपकी है डी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेविंग ट्रांसपोर्ट, टाइम सेविंग ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इट कैन, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा इसका। इट कैन से लेकर इट कैन ऑल्सो कवर वेरी डिफिकल्ट टर्रेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, डिजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड लॉन्ग ओशियंस, स्ट्रेचेज वेरी ईजिली। ये तो हमारी सारी एग्जाम्पल हो गई। आपको लग रहा होगा बड़ा है, तो ये सारे तो खाली एग्जाम्पल हैं। ईजिली, इट ऑल्सो हेल्प अस रीच द रिमोट एंड डिस्टेंस प्लेसेस ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज़। उसके बाद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, अब उसकी एग्जाम्पल तो देनी पड़ेगी ना, कुछ एयरपोर्ट्स की, जो डिस्टेंस प्लेसेस जो हमारे कुछ एयरपोर्ट्स हैं मौजूद हैं, उसकी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। तो उसकी एग्जाम्पल है जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कैरो। तो यहाँ तक आपका आंसर नंबर 3 हो गया स्टूडेंट, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी का। तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए, कोई जो हमारा होमवर्क था वो भी मैंने सब करा दिया है। जल्दी से एक्सरसाइज पे आइए, देखिए आपको जिसमें बचा नहीं बच्चों, सारी हमें खुद ही करा दिए। इसका कंटेंट देखिए, जैसे कि हमने भी आपको बताया था। कंटेंट में वापस आइए, ज्योग्राफी का हमने भी आपको सिलेबस बताया। हमने इससे पहले पढ़ा था बच्चों नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ
और उसके बाद हमने पढ़ा इसका पार्ट 8 और आज हमने पढ़ा पार्ट 9। ये वाला हमारा टॉपिक ख़त्म। क्या? चैप्टर नंबर 16 और 17 ज्योग्राफी का ख़त्म, यानी PA2 का हमारा सिलेबस ख़त्म। तो पेज नंबर 124 पर आइए, पेज नंबर 124 पर आइए और यहाँ पर लिख लिए PA2। क्या लिखेंगे? PA2 कोर्स कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आप अपनी बुक पर लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड और कॉपी के लास्ट में भी लिख लिएगा PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, और जब जैसे ही फ़ौरन वीडियो आती है आप इसे देख लिया करिए क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा फिर तैयारी करने में। तो यहाँ लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर आपका PA2 का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम बच्चों हमारे जो हिस्ट्री और जोग्राफी सिविक्स के चैप्टर बचे हैं वो पढ़ेंगे हम। ज्योग्राफी के हमारे दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। हिस्ट्री में हमारा एक रह गया है अभी चैप्टर 7, और हमारा इसमें भी सिविक्स में भी हमारा एक रह गया चैप्टर 26 यानी एडवर्टाइजिंग। ये हमने पार्ट 8 में स्टार्ट करेंगे और ये हमारा पार्ट 10 में होगा ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। सो जब तक के लिए हमने जो ये सारा काम कराया उसे कंप्लीट कर लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।